बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं अर्थशास्त्र और इसकी गतिविधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि व्यूज बहुत ही कम आ रहे थे। इसका कारण है कि जो है बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके कारण जो है व्यूज नहीं आते हैं, तो डीमोटिवेशन हो जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को ऑनलाइन देखिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे वीडियो बनाने के लिए और उत्साह बढ़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र और इसकी गतिविधियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी, अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स जो है शुरू से, तो आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो क्लास 11th और 12th की हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अब जो वीडियो आएंगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे कि क्वेश्चन हो गए और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए, तो उन पर वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम फटाफट जो है इसको रिवाइज करते हैं, क्या है हमारा अर्थशास्त्र। ठीक है, और इसकी गतिविधियां हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की परिभाषा कुछ इस तरह हो सकती है कि कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो यानी जब इसका अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा, ऐसी गतिविधियां होंगी और जब ऐसी स्थिति होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको विस्तार में समझाता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे ये होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ शब्द समझने होंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति क्लियर, कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले संसाधन, कैसे संसाधन होना चाहिए, वैकल्पिक प्रयोग। ये वैकल्पिक प्रयोग क्या होते हैं, जिनका जो है जीवन में जो है हम वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधन, कैसे संसाधन, दुर्लभ संसाधन। अब दुर्लभ संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं दुर्लभ संसाधन जो कि काफी मुश्किल से मिलते हैं। दुर्लभ है मतलब कि मिलना काफी मुश्किल है। ठीक है संसाधन लेकिन मिलना काफी मुश्किल है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर एक कोयले का उदाहरण लेते हैं, कोयला। ठीक है, अब यहाँ पर एक कोयला है एक सीमित मात्रा में आपके पास उपलब्ध है। यहाँ पर कोयला क्या है, सीमित मात्रा में आपके पास उपलब्ध है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इस कोयले का खनन होता जा रहा है, ऐसे में क्या होगा, एक समय आएगा जिससे कि यहाँ पर कोयला पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तो ये कोयला क्या बनता जा रहा है, एक दुर्लभ संसाधन बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कोयला संसाधन है और ये कैसा संसाधन बनता जा रहा है, ये दुर्लभ संसाधन है। तो दुर्लभ संसाधन वो संसाधन होते हैं जो काफी मुश्किल से मिलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले, यानी जो है उनके दैनिक प्रयोग वाले जो है दुर्लभ संसाधन जो है, यहाँ पर संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कैसे करे, यानी उसे जैसे कि आपको मतलब दैनिक जीवन में जो उपयोग होते हैं संसाधन, और ऐसे संसाधन हैं वो जो दुर्लभ हैं, काफी मुश्किल से मिल रहे हैं। जैसे कि कोयला है, कोयला, डीजल, इस तरह से जो है यहाँ पर पेट्रोलियम है। तो ये सारी चीजें हैं आपके वैकल्पिक प्रयोग में है, यानी आप इनका प्रयोग करेंगे और ये दुर्लभ होती जा रही हैं, यानी दुर्लभ है, काफी मुश्किल से मिल रही हैं। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये दुर्लभ संसाधन है और इनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। ठीक है, इनका प्रयोग इस प्रकार से किस प्रकार से करें कि हमें पूरी संतुष्टि प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, हमें पूरी संतुष्टि प्राप्त हो जाए। ठीक है, और उनका वितरण, देखिए एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कह रहा है कि उनका वितरण समाज में, पूरे समाज की बात हो रही है। यहाँ पूरे समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों के बीच उपभोग के लिए, यानी पूरे समुदाय यानी और समाज में किस प्रकार से हम ऐसे संसाधनों को बांटेंगे जिससे कि उन्हें क्या होगा, यहाँ पर उपभोग कर पाएंगे सभी लोग और उनको भी क्या होगा, पूरी संतुष्टि मिल पाएगी। ठीक है, कैसे करें,
इस चीज का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द आपको याद रखना है, यहाँ पर वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे कि पूरी संतुष्टि प्राप्त हो जाए और उनका समाज में जो है समाज में किस प्रकार से वितरण किया जाए विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों में, जिससे कि यहाँ पर किस प्रकार से समुदाय में उनको बांटा जाएगा, वितरित किया जाएगा, उस व्यवस्था को, उस विधि का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा अर्थशास्त्र क्या होता है। तो चलिए अब इसकी गतिविधियां देखते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। अर्थशास्त्र की गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने अर्थशास्त्र की दो गतिविधियां आती हैं। पहली आर्थिक गतिविधि होती है, ठीक है, दूसरी गैर आर्थिक गतिविधि होती है। अब आर्थिक गतिविधि क्या होती है और गैर आर्थिक गतिविधि क्या होती है, हम इनको देखते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है आर्थिक गतिविधियों की, ठीक है। आर्थिक शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि आर्थिक का मतलब एक धन से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं आर्थिक गतिविधि क्या होती है। वे सभी गतिविधियां, ठीक है, वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में, जो हमने अर्थशास्त्र देखा ना, तो उस अर्थशास्त्र को बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाएगी वो अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि करती हैं तथा आय के प्रवाह में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं और आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। तो कौन सी होती हैं आर्थिक गतिविधियां, वे सभी गतिविधियां, कोई भी गतिविधि हो, वे सभी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में जो आय के प्रवाह, कौन सी बात की गई है, आय के प्रवाह में जो है वृद्धि करेगी, ऐसी गतिविधि जो आय के प्रवाह में वृद्धि करेगी उसे हम कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, आर्थिक गतिविधि कहेंगे। जैसे कि उदाहरण हम उत्पादन की बात करते हैं, जब उत्पादन करती है, मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई कंपनी है, अब ये कंपनी क्या करेगी, उत्पादन करेगी, उत्पादन, ठीक है। अब ये क्या है, उत्पादन एक गतिविधि है, उत्पादन क्या है, एक गतिविधि। अब ये उत्पादन गतिविधि है, अब ये उत्पादन की गतिविधि कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये उत्पादन की गतिविधि कर रही है, जब ये उत्पादन करेगी तो यहाँ से उत्पाद आएगा, ये मार्केट में जाएगा और इसे बेचा जाएगा। जब बेचा जाएगा तो पैसा आएगा, ठीक है। तो पैसा आएगा यानी आय का प्रवाह हुआ। अब क्या होगा, आय का प्रवाह, ये बाजार है, मान लीजिए ये बाजार है और यहाँ पर जो है उपभोक्ता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपभोक्ता है और ये उपभोक्ता जो है बाजार से सामान, ये मार्केट से आएगा सामान और बाजार से जो है ये उपभोक्ता सामान को खरीद लेगा। खरीदने के बाद ये क्या करेगा, पैसे देगा, पैसे देगा तो ये क्या होगा, आय, इस यहाँ से आय कहाँ जा रही है, पैसे इस यानी यहाँ से बाजार में, यहाँ दुकानदारों के पास आ रहे हैं, उसके बाद जहां से सामान आया था वो उद्योग के पास पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आय का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। आय का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो जहां पर आय का प्रवाह होगा और आय में क्या हो रही है, प्रवाह में वृद्धि होगी, तो यहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है। तो आय के प्रवाह में जब वृद्धि होगी तो उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं, जैसे उत्पादन करना हो गया, उपभोग करना हो गया आदि, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार यह जीवन का सामान्य कारोबार है, ठीक है। तो यही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट गतिविधि क्या है इसकी। दूसरी गतिविधि है गैर आर्थिक गतिविधि। अब ये गैर आर्थिक गतिविधि क्या होती है, वे गतिविधियां यानी वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह, जो आय का जो प्रवाह होता है उसमें वृद्धि नहीं करती हैं, ठीक है। ऐसी गतिविधियां जो आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती हैं उन्हें हम जो है गैर आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, यानी गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि रक्तदान, रक्तदान किया गया मतलब, या फिर रक्तदान किया गया तो इसमें क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बीमार है और ये व्यक्ति है, ये बीमार है और ये हॉस्पिटल में है और ये व्यक्ति जो है रक्तदान करता है, इसकी जिंदगी बचाता है और इसके बदले में ये कुछ भी नहीं लेता है इस व्यक्ति से, ठीक है। इस व्यक्ति से ये कुछ भी नहीं लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने फ्री में, बिल्कुल बिना कुछ लिए इसने एक दान किया है और इसमें जो है आय का प्रवाह नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आय, यहाँ पर पैसा यहाँ से इसके पास से ना तो इसके पास गया और ना ही इसका पैसा इसके पास गया, तो यहाँ पर आय का प्रवाह तो हुआ ही नहीं, वृद्धि की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आय के प्रवाह में जब वृद्धि नहीं होगी तो उसे गैर आर्थिक गतिविधि कहेंगे। तो आई होप यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र क्या होता है
वो क्लियर हो गया। और अर्थशास्त्र की जो गतिविधियां होती हैं, दो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधि होती है और गैर आर्थिक गतिविधि होती है। यहाँ पर गैर आर्थिक गतिविधि वो होती है जिसमें कि आय के प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, और जिसमें गैर आर्थिक गतिविधि में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर ये दोनों गतिविधियां होती हैं और अर्थशास्त्र भी आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप बता सकते हैं आपको जो है किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। कमेंट करके हमें बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।